सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान विश्वारी और इस वीडियो में अपन बेसिकली शुरू करेंगे अपना चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी यार बेसिकली एक ऐसा चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा काम के आते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी थ्योरी। तो तुम लोग को ऐसा लग सकता है ऐसे इस वीडियो में कि भैया आपने तो बहुत कम पढ़ा है। बहुत कम नहीं, ऐसा मैंने पूरा ही बताया, बट वही वाली बात है कि इसमें अपन के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। तो तुम लोग अगर चाहोगे कि उस स्पेसिफिक टॉपिक या फिर सब टॉपिक के ऊपर अगर न्यूमेरिकल्स हैं बनाने चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं और उसके पहले लाइक कर देना। टारगेट अपन रखते हैं 120 लाइक्स का। और हाँ, जिन लोगों को नहीं पता, मैंने अभी हाल बायोमोलिक्यूल्स की भी वीडियो डाली थी यहाँ से कुछ दिन पहले, तो बायोमोलिक्यूल्स की भी चेक कर लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी वो, और वो इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही अपना। ठीक है, सो शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो देखो यार, सबसे पहले अगर देखें तो इतना सही आता है ऐसे अपना चैप्टर। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे अपन के न्यूमेरिकल्स ही इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तब भी अपन देखते हैं कि यहाँ से कितना कवर कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर अपन को जनरल बातें करें यहाँ से, तो बात आती है एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन बट द नेट वेलोसिटी इज जीरो बट दे कंटेन स्पीड। उनमें स्पीड होती है बट उनकी नेट वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि अपन को पता है कि यार वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है। तो कोई अगर इस साइड जा रहा है तो दूसरा कोई इस साइड जा रहा होगा, तो नेट वेलोसिटी जीरो अपन ले लेते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ से करंट अपन का फ्रेम डिपेंडेंट होता है। डेफिनेटली यार यहाँ से तुमने काफ़ी सारे क्वेश्चन करे होंगे ऐसे जिसमें एक फ्रेम में तो करंट है और वहीं पे दूसरी फ्रेम में कुछ और करंट है। तुमने ऐसे क्वेश्चन करे होंगे, एचसी वर्मा में भी हैं, तो नॉर्मल सी बात है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, पता ही था यहाँ से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ए टाउ इज इक्वल टू ई बाई एम। ये ई क्या होता है यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई टाउ बाई एम। यहाँ से बेसिकली यहाँ से जो एक्सेलरेशन होता है ये मेरे पास ये होता है। टाउ क्या होता है बेसिकली, टाउ अपन को पता है यहाँ से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये एक छोटा सा अपन का रिजल्ट है जो अपन को याद रखना चाहिए। क्या रिजल्ट ये है कि मेरे से फॉर एग्जांपल ये एक रिंग है जो कि एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से गोल घूम रही है और उसमें अपन का चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ से लैम्डा कूलम पर मीटर से। तो इसमें तुम करंट बताओ। डेफिनेटली यार यहाँ से अगर अपन किसी पॉइंट से देखेंगे तो अपन को ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा, मतलब चार्जेस फ्लो होते हुए नजर आएंगे ऐसे एनालॉजी से, तो वहीं पे करंट भी होगा। करंट अपन का ऐसे अपन इसको डिराइव भी कर सकते हैं, बट ये डायरेक्ट रिजल्ट और बहुत बार यूज हो चुका है, तो इसको अपन डायरेक्ट याद कर लेते हैं, जो कि होता है यहाँ से लैम्डा आर ओमेगा। सही बात है। यहाँ से आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, सबको पता है यहाँ से वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, या और आई अपॉन ए इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो कि अपन को पता ही है यहाँ पे एन ई वी डी। या फिर इसको अगर अपन को ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखना है, या फिर आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, है ना। जे डॉट ए जो अपन का वेक्टर फॉर्म में होता है। सही बात है। जे इज इक्वल टू सिग्मा डॉट ए, अपन को ये वाला भी फॉर्मूला पता है, जहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और यहाँ पे सिग्मा अपन के पास जैसे कंडक्टिविटी होती है, जिसका फॉर्मूला होता है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ये डायरेक्टली सारे फॉर्मूले अपन को रटे होने चाहिए, बहुत यूज आते हैं। अगर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये है तो रेजिस्टिविटी का डेफिनेटली इसका उल्टा होगा। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी आपस में अपोजिट होता है फॉर्मूले में, तो ये अपन का हो जाता है यहाँ से एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो रेजिस्टेंस कितना होता है, रो एल बाई ए। अब अगर यहाँ से ये रो है तो इसको केवल एल और यहाँ से ए से डिवाइड कर दो, तो मैंने भी यहाँ से ये करा, तो रेजिस्टेंस बन गया मेरे पास यहाँ से एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ है। सीधी सी बात है। मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तुम फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ से ई टाउ बाई एम। सही बात है। मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन जीरो मानते हैं अपन। करंट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस थ्रू विच इट इज सेंट। डेफिनेटली यहाँ से जो रो एल बाई ए होता है, जो एल लेंथ और जो एरिया है सर, डेफिनेटली वो डायमेंशंस का ही रहता है सर, तो डायमेंशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। सीधी सी बात है। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यहाँ से आई एवरेज अपन को पता रहता है चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम, जिसको अपन बोलते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, अगर यहाँ पे अपन का टेम्परेचर का भी रोल आ जाता है तो अपन बेसिकली बोलते हैं रो टू इज इक्वल टू रो वन, वन प्लस अल्फा डी टी। सिमिलरली आर टू इज इक्वल टू आर वन, वन प्लस अल्फा डी टी। आगे, किरचॉफ्स लूप लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, का मतलब नेट वर्क डन इन क्लोज्ड लूप इज जीरो। यहाँ से ये इसके ऊपर एक बार मेंस में सवाल पूछ चुके हैं कि जो अपन किरचॉफ्स लूप लॉ लगाते हैं, जो अपन इक्वेट टू जीरो करते हैं, उसका महत्व क्या है, मतलब कि इक्वेट टू जीरो क्यों करते हैं। उसका मतलब यही रहता है कि जो अपन का वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप है वो अपन का जीरो होता है। ये अपन ने काफ़ी जगह पढ़ा है यहाँ से, है ना। वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ा है, ये अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है। ठीक है। हीट क्या होती है, पावर इज इक्वल टू वही पावर पहले बात आ जाती है तो आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर या फिर वी आई। हीट क्या होता है, पावर इंटू टाइम डेफिनेटली, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी या फिर वी इंटू आई इंटू टी, जिसको अपन इंटीग्रेट ऐसा भी हो सकता है इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। ऐसा हो सकता है कि जो आई है ना, आई मेरे पास यहाँ से टी का फंक्शन दे दिया गया हो, तो आई स्क्वायर आर डी टी अपन का यहाँ से ये आ जाता है। पावर कंज्यूम्ड इन ग्रुप डेफिनेटली आई स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट या फिर वी स्क्वायर बाय आर इक्वलेंट। इन ग्रुप मतलब मान लो पूरा सर्किट दिया हुआ है और उन्होंने ये बोला कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर नहीं, तुम पूरे सर्किट की ये बताओ कि पावर कंज्यूम कितनी हो रही है।
तो डेफिनेटली अपन को यार आर इक्वलेंट निकालना पड़ेगा, और वो तो कर ही सकते हैं फिर, वी स्क्वायर बाय आर इक्वलेंट या फिर आई स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट, ये भी कर सकते हैं। आगे आरसी सर्किट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी और आरसी सर्किट्स एक ऐसा है जो कि जब तक अपन इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ना, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये वाले फॉर्मूले भी तुम देख लोगे तब भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक वीडियो तो बनानी पड़ेगी यहाँ से अपन की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ऊपर, कॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले अपन को दो चीज़ें याद रखनी है। क्या? एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी कैपेसिटर कैन बी कंसिडर्ड एज ओपन सर्किट, सही बात है। और एट टी इज इक्वल टू जीरो कैपेसिटर कैन बी कंसिडर्ड एज सिंपल वायर। बस यहाँ से ये दो लाइन के ऊपर अपन का पूरा यहाँ से ये टिका होता है। अब ये दो लाइन कैसे यूज़ होती हैं ये तो यार अपन को जब न्यूमेरिकल करेंगे तभी पता चलेगा, बिना उसके अपन को पता चलने भी नहीं वाला, यही वाली बात है। तो इसके ऊपर अपन को एक न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो शायद बनानी पड़े। ठीक है, क्या होता है, इन वन टाउ कैपेसिटर गेट्स 63% चार्ज। इसको अपन सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये मेंस में पूछ चुके हैं यहाँ से नॉर्मल एक एमसीक्यू की तरफ, तो ये अपन को याद रहना चाहिए। आगे, जितना छोटा टाउ रहेगा उतना जल्दी कैपेसिटर चार्ज होगा। अब यहाँ से यार ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा, है ना, कैसे बताता हूँ। पहले अपन बात करते हैं यार, यहाँ से इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होती है चार्जिंग और एक होती है डिस्चार्जिंग। चार्जिंग का सीधी सी बात बताएं, जैसे कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज, तो अपन उसको सर्किट में लगाते हैं और वो चार्ज होता है। कैसे होता है, Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर में माइनस टी अपॉन क्यू आर इक्वलेंट इंटू सी। डेफिनेटली यहाँ से अब वही वाली बात है कि इसमें आर इक्वलेंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पूरे फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये आर इक्वलेंट निकालना, यही सबसे टफ होता है। टफ मतलब नहीं, इसमें अपन को लॉजिक लगाने पड़ते हैं, तो इसके ऊपर तो भाई बनानी ही पड़ेगी, है ना। आगे क्या होता है, ऐसे इज इक्वल टू सी ई, क्यू मैक्स अपन को पता है, ऐसे क्यू इज इक्वल टू सी ई होता है, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से भी पढ़ा था। टाउ अपन इस आर सी को अपन बेसिकली बोल देते हैं यहाँ से टाइम कॉन्स्टेंट माइनस टी बाई टाउ। अब तो यहाँ से ये वाली बात समझो, अगर यहाँ से ये मेरे पास है पूरा टाइम कॉन्स्टेंट, मैंने बोल रखा था कि जितना टाउ छोटा होगा उतना जल्दी कैपेसिटर चार्ज होगा। अब तो यहाँ से ये समझो, अगर यहाँ से ये डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब ये पूरा फ्रैक्शन बहुत बड़ा है, ये पूरा फ्रैक्शन बहुत बड़ा है, लेकिन ये माइनस है पावर में, मतलब ये नीचे को जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर में टी बाय टाउ। अब देखो टी बाय टाउ, ये पूरा फ्रैक्शन बहुत बड़ा है, अगर ये पूरा फ्रैक्शन बहुत बड़ा है मतलब ये पूरी वैल्यू बहुत बड़ी है, ये पूरी वैल्यू बहुत बड़ी है, मतलब पूरा डिनोमिनेटर छोटा है। अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो 1 से बहुत छोटा सा नंबर माइनस होगा, का मतलब क्यों बहुत जल्दी नहीं बढ़ेगा अपना, क्यों मतलब लगभग अपन का फुल हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा। तो यही वाली बात है कि इस टाउ को यहाँ से अपन का छोटा होना चाहिए अगर जल्दी चार्ज होना है तो। आगे आई इज इक्वल टू ई बाई आर, ई की पावर में माइनस टी बाई आर इक्वल इंटू सी। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्यू बाई सी, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर आई इंटू आर, हीट जनरेटेड हाफ सी ई स्क्वायर। बट यहाँ पे तुम एक बात देख सकते होगे, हीट जनरेटेड में यहाँ पे कहीं पर भी रेजिस्टेंस का कोई रोल है ही नहीं, तो इसलिए मैं लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस द रेट ऑफ चार्जिंग सर्किट अक्रॉस रेजिस्टर का। यहाँ से जो अपन का ग्राफ होता है ये रेट ऑफ चार्जिंग है। यहाँ से सीधी सी बात है, पहले बढ़ता है, फिर जब एक पॉइंट पे फुल हो जाता है तो यहाँ पे अपन की फिर स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो ये ग्राफ भी अपन का इंपॉर्टेंट और अपन को ये याद रहना चाहिए। आगे अपन की बात आती है यहाँ से डिस्चार्जिंग में क्या रहता है, कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज्ड एंड देन इट इज कनेक्टेड टू द सर्किट। डेफिनेटली डिस्चार्जिंग है तो मतलब पहले से चार्ज रहेगा और उसको बाद में अपन सर्किट में लगा लेंगे तो वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा। कैसे होता है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर में माइनस टी अपॉन आर इक्वल इंटू सी, या फिर आई इज इक्वल टू क्यू बाय आर सी ई की पावर में माइनस टी बाय आर सी। वी अक्रॉस रेजिस्टर आई आर, डेफिनेटली वी अक्रॉस कैपेसिटर क्यू बाय सी। इन केस ऑफ मल्टीपल रेजिस्टेंस यूज आर इफेक्टिव। वही वाली बात है, जब तक इसको न्यूमेरिकल से नहीं सॉल्व करेंगे ना तुम्हें ये वाली बात समझ में आएगी। अगर तुमने हाँ क्वेश्चंस कर रखे हो फिर तो काफ़ी अच्छी बात है, ऑफकोर्स आई जाएगी, बट अदर देन दैट मुश्किल होगा थोड़ा। ठीक है, आगे अपन चलते हैं यहाँ से डिवाइसेस थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब या तो इस टॉपिक से आते हैं या तो इस टॉपिक से काफ़ी पूछे जाते हैं। ये वाला देखते हैं सबसे पहले गैल्वेनोमीटर कोई भी मेजरिंग डिवाइस नहीं है, पहले बता दूं। सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई गैल्वेनोमीटर क्या अपन का मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर कुछ भी मेजर नहीं करता, ठीक है, वो कन्वर्जन डिवाइस की तरह भी अपन एक मान सकते हैं। क्या है यहाँ पे, नॉन पोलर होता है, नॉन लीनियर होता है, सीधी सी बात है। गैल्वेनोमीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं जी, जिसको अपन बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। आई एक होता है मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो थ्रू इट, आई होता है मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो थ्रू इट, सीधी सी बात है यहाँ से, है ना। आई वैसे आई नहीं आना चाहिए यहाँ पे, आई जी आना चाहिए, तो इसको अपन यहाँ पे सही कर देंगे, आई जी आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं क्या है यहाँ से। अब देखो बात यहाँ से ये आती है यहाँ से
एमीटर, सीधी सी बात है, एमीटर करंट नापता है अपना, है ना। तो अपन को तो सीधी सी बात है, ऐसे अपन का एमीटर अपन की, है ना, सीरीज में अपन का कनेक्टेड रहता है यहाँ से, तो पता ही है ऐसा। और अब बात यहाँ से ये आती है कि अगर गैल्वेनोमीटर को अपन को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो अपन को एक रेजिस्टेंस यूज करना पड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं बेसिकली शंट रेजिस्टेंस, है ना। शंट रेजिस्टेंस जो कि बहुत छोटा होता है। कैसे यूज करता है? जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो अपन का पैरेलल में यूज होता है। यहाँ पे अपन देखते हैं जो एमीटर होता है वो सर्किट में तो पैरेलल में सीरीज में कनेक्टेड होता है, क्योंकि अपन को करंट नापना है तो सीरीज में ही नापेंगे। बट जो गैल्वेनोमीटर में शंट रेजिस्टेंस होता है वो अपन का पैरेलल में कनेक्ट होता है। इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो होती है बेसिकली आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, या फिर आई जी इंटू जी बाय आई। जो बेसिकली आई जी होता है ये बहुत ही छोटा होता है ऐसे, क्योंकि यार यहाँ से अपन को गैल्वेनोमीटर, अगर आई जी इसलिए इतना छोटा होगा कॉज गैल्वेनोमीटर के थ्रू अपन थोड़ी ना चाहेंगे कि करंट जाए, क्योंकि अपन को तो एमीटर में एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए। तो अगर अपन उसके थ्रू करंट जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, गलत रीडिंग आएगी। तो अपन कोशिश करते हैं कि आई जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा छोटी हो उतना ज़्यादा अच्छा है अपने लिए। तो वही वाली बात है, करंट टू बी मेजर्ड इन एमीटर, या फिर आई इज इक्वल टू, है ना। तो क्वेश्चन में पहले से ही दे देंगे यहाँ से, क्वेश्चन में यहाँ से ही बता देंगे कि मुझे इस गैल्वेनोमीटर को एक ऐसा एमीटर बनाना है जो कि मेरे पास यहाँ से इतना करंट नापे, है ना। मुझे यहाँ से पहले से ही बता देंगे कि भैया वो इतना करंट मेरे पास यहाँ से नापे, तो ये मेरे पास यहाँ से आई बन जाएगा। आई इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस एस बाय एस, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिसको अपन एक नाम भी दे सकते हैं यहाँ से। वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, सीधी सी बात है यार, यहाँ से अगर अपन का कोई यहाँ पे सीरीज है तो मुझे यहाँ से इस पॉइंट के और इस पॉइंट के अक्रॉस अगर मुझे नापना है तो वोल्ट मीटर डेफिनेटली मैं कुछ यहाँ पे पैरेलल में लगाऊंगा ताकि मुझे इसके और इसके अक्रॉस एक वोल्टेज मिल सके। आर इज यूज कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। और यहाँ से मेरे पास बात आती है, जो अब यहाँ पे इसमें जो रेजिस्टेंस यूज होता है गैल्वेनोमीटर में वो होता है अपन का सीरीज में। वोल्ट मीटर खुद लगता है पैरेलल में वोल्टेज नापने के लिए, बट गैल्वेनोमीटर को अगर अपन वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो अपन को एक रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा जो कि उसमें लगेगा सीरीज में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर मेंस में सवाल पूछ चुके हैं। आगे अपन का बात करें, जो रेजिस्टेंस अपन का यूज होता है वो बेसिकली होता है वी नॉट अपॉन आई जी माइनस डी। वी नॉट क्या होता है? पोटेंशियल एक्वायर्ड बाय वोल्ट मीटर। डेफिनेटली वो लोग बोल देंगे कि मुझे एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है जो 100 वोल्टेज नाप ले यार यहाँ से, तो अपन का वी नॉट वो बन जाएगा। और आर अपन का यूजुअली वेरी लार्ज रखते हैं। आर अपन यहाँ से यूजुअली वेरी लार्ज रखते हैं। क्यों? तुम इसको ऐसे समझ लो कि देखो, जो अपन फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरे पास ये लगाए हुए हैं यहाँ से, है ना। हाँ, अगर मैंने यहाँ से गैल्वेनोमीटर को लगाया तो मैं यहाँ से यही चाहूँगा ना कि यार यहाँ से इसमें रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो कि इस वाली लाइन से करंट ही पास ना करे, करंट केवल इनसे पास करे। मैं तो यही चाहूँगा, इसलिए मैं यहाँ से आर को बहुत ज़्यादा रखता हूँ। इसलिए आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है ना, जो अपन का आइडियल वोल्ट मीटर होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है यहाँ से, टू बी ऑनेस्ट यहाँ से ये मेरे पास जो वेरी लार्ज है, ये मेरे पास इसका रेजिस्टेंस नहीं है, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। वेरी लार्ज यहाँ से ये इसका रेजिस्टेंस नहीं है, ये अपन का है बेसिकली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। तो वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल में, और अपन को पता है पैरेलल कनेक्शन में अगर अपन के पास रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा तो इस वाली ब्रांच से करंट जाएगा बहुत कम, इससे जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ से यही कोशिश करता हूँ कि रेजिस्टेंस रखूँ बहुत ज़्यादा। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस तुम इन्फिनिटी भी मान सकते हो। तो आई गेस यार यहाँ से अपन की ये वाली सारी बातें कंप्लीट हो गई थी, है ना। और इसमें तो यार यहाँ से बेसिकली अपन के न्यूमेरिकल्स ही आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। सो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना, काफ़ी मेहनत लगी थी इसको वापस से बनाने में, ठीक है। शेयर कर देना, काफ़ी अच्छा लगता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।